बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी सेहत से नवाजे। नाज़रीन, किसी चीज़ का इल्म होना अच्छी बात है और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाना मेरे ख्याल से इससे भी अच्छी बात है। और अगर किसी की ज़िंदगी में इल्म भी हो और साथ में अमल भी हो तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वज़ादे जानते होते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिकली लाइफ में उससे बहुत दूर होते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बेशुमार डिजीज़ेस हैं जिनसे हम खुद गुजरे भी होते हैं, जिनको हम जानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको इग्नोर करते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे ही एक डिजीज़ जिससे दुनिया में मेजॉरिटी लोग शामिल हैं, उसमें मुब्तला हैं, उससे मुतासर हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी सुने और दूसरों तक इसको शेयर भी करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। आइए हम देखते हैं कि ओबेसिटी क्या है और इसकी हकीकत क्या है। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी डिजीज है जिसमें बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फैट स्टोर हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर फैट्स का होना नुकसान तो नहीं है, लेकिन अगर वो ज्यादा अमाउंट में हो जाए, एबनॉर्मल अमाउंट में हो जाए, तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा। वो बॉडी के अंदर एक ऐसी कंडीशन अख्तियार कर लेती है जिससे बॉडी का अपना ही वेट बंदे को बोझ लगने लग जाता है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें जो एबनॉर्मल फैट है उससे कुफत आने लग जाती है। ऐसी कंडीशन को हम ओबेसिटी का नाम देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कोई बॉडी, किसी की बॉडी या कोई पर्सन वो ओबेसिटी का शिकार हो चुका है या नहीं। इसका एक फार्मूला है। इस फार्मूले को हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने बॉडी का वेट बता सकते हैं, इसमें आप डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या ओबेसिटी का शिकार हैं या नहीं है। तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर। आप किसी भी बॉडी का वेट मेजर करें जिसकी आपने उसमें ओबेसिटी आपने जिसकी मेजर करनी है, तो उसका वेट लें इन किलोग्राम और उसकी हाइट को मीटर में आपने कैलकुलेट करना है और उसको डिवाइड कर देना है। अगर तो BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बिलो 19 हो तो आप अंडर वेट है। मतलब ये कि आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, आप वीक हैं। और अगर 19 से 24.9 है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, तो आपका बॉडी वेट नॉर्मल है। और अगर 24.9 से 29.9 है तो आप ओवरवेट है। और अगर 30 या इससे ज्यादा है तो ये ओबेसिटी की कंडीशन है। तो ये ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। यानी कि अगर किसी बॉडी का वेट और उसकी हाइट की अगर हम रेशियो निकालें, उसकी डिवीजन निकालें, उसका आंसर निकालें, उसका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अगर 30 या इससे ज्यादा है तो वो ओबेसिटी है। तो नाज़रीन, ओबेसिटी की एक्चुअल रीजन क्या है, ये एक्चुअली होती कब है? असल में होता ये है कि हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए रोजाना, अगर हमारी नीड उससे ज्यादा हो जाए, अगर अगर हमारी जो कंजप्शन है, जो जिसको हम फीड कर रहे हैं, इनटेक का वर्ड सही रहेगा, अगर हम जितनी बॉडी को कैलोरीज चाहिए अगर हम उससे ज्यादा इनटेक कर रहे हैं, उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो आस्ता आस्ता हमारे बॉडी का वेट बढ़ने लग जाएगा। और अगर जितनी हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए हम उतनी ही ले रहे हैं तो बॉडी का वेट मेंटेन रहेगा।
और अगर कैलोरीज की क्वांटिटी रिक्वायर्ड से कम हो जाए तो वेट बॉडी का आस्ता आस्ता ड्रॉप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम एक डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट क्या है फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 2000 कैलोरीज चाहिए रोजाना, लेकिन अगर वो 1500 कैलोरीज लेती हैं तो फॉर 1 वीक तो उनका 1 पाउंड वेट कम हो जाएगा। यानी कि अगर वो 500 कैलोरीज अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम लेती हैं एक हफ्ता, तो उनका कितना 1 पाउंड वेट रिड्यूस होगा। तो अगर टोटल उनको कितना चाहिए 2000, तो अगर वो 500 कम लें, यानी कि कितना लें, फिर इसका मतलब है 1500 वो लें, तो उनका एक हफ्ते में 1 पाउंड वेट कम होगा। फॉर मेन रिक्वायर्ड क्वांटिटी है कैलोरीज है 2500, और अगर वो 2000 कैलोरीज लें फॉर 1 वीक तो उनका भी 1 पाउंड वेट कम होगा। कैलोरी कैलकुलेटर है, अगर आप एक अपनी हाइट को अपने वेट को कैलकुलेट करना चाहिए, उसमें ये मेजर करना चाहिए आपको कितनी कैलोरी चाहिए, तो ये एक कैलोरी कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, या एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाज़रीन 1 ग्राम ब्रेड में अगर ब्रेड का एक पीस है और उसका वजन 1 ग्राम है तो उसमें 3 कैलोरीज होती हैं, और 100 ग्राम का अगर ब्रेड है, मतलब 100 ग्राम की रोटी है, तो उसमें 300 कैलोरीज होंगी। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी कैलोरी आपको वो कितनी ब्रेड खानी चाहिए और कितनी बाकी चीजें। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि 1 ग्राम मीठा, जो आप मीठा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, उसमें 4 या 4.5 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन यानी कि गोश्त वगैरह जो हम खाते हैं, 1 ग्राम अगर खाते हैं तो उसमें भी 4 कैलोरी होगी एनर्जी, या 4.5। और अगर आप 1 ग्राम फैट्स लेते हैं, जैसे ऑयल्स हैं, जैसे घी है, और भी जो फैटी चीजें हैं, अगर वो 1 ग्राम खाते हैं हम, तो उसमें से हमें 9 कैलोरीज मिलती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप तीनों 1-1 ग्राम लेते हैं तो ये कितने बनेंगे, ये 17 कैलोरी पर बन रहे, 17 कैलोरी इनसे बन रहे 1-1 ग्राम खाने से। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपको कितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं और आप कितनी इनटेक कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको एक अंदाजा हो सकता है कि आपको रोजाना कितनी लेनी है। तो जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे स्टोर होते हैं। नाज़रीन यहाँ पे एक तस्वीर स्केच की गई है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स शो किए गए हैं। जैसे ये ओरल कैविटी है, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, यहाँ पे खुराक आती है। हमारे ओरल कैविटी के अंदर खुराक पार्शली डाइजेस्ट होती है, फिर एसोफेगस से होती हुई ये स्टमक में आती है। स्टमक के अंदर भी हमारी खुराक डाइजेस्ट होती है। मैं आपको सिंपल वर्ड में बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाऊंगा वरना लेक्चर बहुत विसी हो जाएगा। तो स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आती है तो यहाँ पे भी खुराक डाइजेस्ट होती है, जैसे मीट वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह यहाँ डाइजेस्ट होती है मोस्टली। फिर यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैंक्रियाज और लीवर खुराक को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट हिस्सा है इसको नाम है इलियम। इसका नाम क्या है जी? इलियम। इस इलियम में जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी होती है, जिसको हम हजम कर चुके हैं, जो खुराक हम खाते हैं ना, वो सारी की सारी डाइजेस्ट नहीं होती। जो डाइजेस्टेड यानी कि हजम शुदा फूड है, उसके जो सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं, ये यहां से निकलकर इसके सराउंडिंग में जो पाए जाने वाले ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नालियां होती हैं, उनमें चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये ब्लड वेसल बनाया हुआ है, मसलन ये ब्लड वेसल है, जो खुराक हमने खाई वो सारी की सारी ब्लड में शामिल हो जाती है, यानी कि डाइजेस्ट होने के बाद, यानी कि सारी की सारी यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है वो। तो यहाँ से ये फूड जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे
अगर आपने मैं मिसाल देता हूं कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे, मीठी चीजें खाई थी कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज, ये सिंपल यूनिट्स है। अगर आपने प्रोटीन्स खाई थी, गोश्त वगैरह खाया था, तो वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स। और अगर कोई फैट्स वगैरह थी, फैटी एसिड्स वगैरह थे, तो वो या फैट्स थे तो वो दो चीजों में चेंज होते हैं टूट के, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स। तो नाज़रीन, इसमें जो अहम चीज है जो मोटापे में इन्वॉल्व होती है, ये दो चीजें हैं। कौन कौन सी? ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वगैरह ये सारा ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में ये ग्लूकोज ऐसा रहता है, अमीनो एसिड्स भी ऐसा रहते हैं, लेकिन फैटी एसिड्स ये प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना लेते हैं बाहर। हम इसको डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये चीजें यहां से मूव करके ये बॉडी के सेल में आ जाती है, ये इनके ब्लड में से ये निकलेंगी और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगी और बॉडी के हर सेल में जाएंगी, बॉडी के मसल में जाएंगी, एपिथेलियल सेल्स में जाएंगी, यहीं के स्किन में जाएंगी, हर जगह ये मूव करेंगी ये कंपोनेंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह। तो ये ग्लूकोज तो एनर्जी का बहुत अहम सोर्स है। हमारी बॉडी में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इनके ग्लूकोज ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी, इनके मसल वगैरह, हमारे मसल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं ज्यादातर। और ये जो दो चीजें बढ़ती हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सेल के अंदर चले जाते हैं। सेल के अंदर जाके या तो ये कंज्यूम हो जाते हैं एनर्जी के तौर पर, अगर कार्बोहाइड्रेट आपको मुयस्सर ना हो तो पहले ग्लूकोज इस्तेमाल होगा, फिर इसके बाद ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह इस्तेमाल होंगे। सेल के अंदर याद रखिएगा, जब जैसे ये सेल में जाते हैं तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर दोबारा फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सेल के अंदर अगर तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज से एनर्जी पूरी नहीं हो रही तो क्या होगा, ये फैट्स वगैरह कंज्यूम होके आपको एनर्जी डबल देंगे, उससे भी ज्यादा एनर्जी देंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा, आपने मीठा खाया है, फैट्स आपकी बॉडी में ग्लूकोज पूरे हैं, तो ये जो फैट्स एक्स्ट्रा फॉर्म में पड़े हुए थे ये आस्ता आस्ता सेल के अंदर स्टोर होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे। अच्छा, तो ये जैसे ही ये सेल के अंदर स्टोर होते जाएंगे तो एक सेल के अंदर मैक्सिमम फैट्स ही जमा होते जाएंगे और जो बाकी कंपोनेंट है वो सेल के एक साइड पे जमा हो जाएंगे। तो इस सेल को हम कहेंगे ये फैटी सेल होगी, जो सेल ऐसा है जिसमें फैट ज्यादा होगी। इस तरह के बेशुमार सेल मिलकर एक टिश्यू बना देते हैं, एक टिश्यू बना देते हैं जिसके अंदर आस्ता आस्ता बेशुमार फैट स्टोर हो चुकी है। ऐसे टिश्यू को हम एक नाम देते हैं, क्या? एडिपोज टिश्यू। ये एक्चुअली हमारे बॉडी के पहले मौजूद सेल ही हैं, लेकिन इनमें आस्ता आस्ता फैट स्टोर होती गई है। ये फैट इस वजह से स्टोर हुई है क्योंकि हम इनटेक ज्यादा कर रहे थे, लेकिन हमारी फूड की जो कंजप्शन थी वो कम थी, हमारी एक्टिविटी कम थी, लेकिन हमारा जो इनटेक था वो ज्यादा था, जिसकी वजह से ये फैट स्टोर हो गई। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैट एक जैसे स्टोर नहीं होती, लेकिन पॉसिबल ये है कि पूरे बॉडी के पार्ट्स में फैट इक्वल जाती हो। मसलन ये डिपेंड कर होता है कि बॉडी का वो पार्ट का साइज क्या है। अच्छा, होता ये है कि जिन बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटीज ज्यादा हैं, जैसे हमारे आर्म्स हैं, जिनकी एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं वहां पे फैट कम स्टोर होती है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे ये कंज्यूम ज्यादा हो जाती है एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से। लेकिन जहां पे एक्टिविटी कम है वहां पे ये ज्यादा स्टोर हो जाती है। जैसे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बेली है, और भी बॉडी के पार्ट्स हैं जहां पे ये ज्यादा स्टोर हो जाती है क्योंकि एक्टिविटी कम होने की वजह से। अगर हम इन पार्ट्स की एक्सरसाइज शुरू कर दें, हम यहाँ पे इनकी एक्टिविटी बढ़ा दें, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी फैट स्टोर नहीं होगी, वो कंज्यूम हो जाएगी। तो अगर हमने बॉडी की फैट्स को डिजॉल्व करना है तो पहले कार्बोहाइड्रेट को हम मैक्सिमम कंज्यूम करें, फिर उसके बाद फैट्स डिजॉल्व होंगी। तो फैट्स को स्टोर करना बॉडी में आसान है, लेकिन इसको डिजॉल्व कराना, इसको बॉडी को में से कंज्यूम कराना बहुत मुश्किल है। वो देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं।
तो ये मैंने आपके सामने एक सिंपल सा मैकेनिज्म रखा है कि फैट्स हमारी बॉडी में जाती कैसे हैं, यानी कि एडिपोज टिश्यू बनती कैसे है। तो देखते हैं हम कि ओबेसिटी के काजेस क्या हैं, ओबेसिटी के कौन कौन से काजेस हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि हम कैलोरीज ज्यादा ले लेते हैं, कैलोरीज ज्यादा ले लेते हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कैलोरीज को ज्यादा बॉडी में ले जाते हैं। याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि जो हम स्वीट्स वगैरह खाते हैं या मीठे चीजें खाते हैं, इवन ये जो ब्रेड है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मसल में स्टोर भी हो जाते हैं, लीवर में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो इन्हीं को फैट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इंसुलिन है वो इसको प्रोटीन में और फैट में कन्वर्ट कर देती है। फिर इसके अलावा जेनेटिक काजेस भी हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ जेनेटिक काजेस हैं। मतलब जैसे कुछ लोगों में मेटाबॉलिक लेवल ज्यादा होता है पेरेंट्स में, तो वही सेम जो है ना वो उनके आप कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें भी मेटाबॉलिक लेवल ज्यादा होगा। तो जब मेटाबॉलिक लेवल ज्यादा होगा तो वो जितना मर्जी खाते रहे मोटे नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोगों का मेटाबॉलिक लेवल लो होता है, इनटेक ज्यादा होता है लेकिन मेटाबॉलिज्म लो है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा फूड होगी वो क्या होगी, बॉडी में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ही होता है, फैमिलीज में ये ऐसा मसला होता है कि वो खाते बहुत ज्यादा है। अब वो खाते बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से बच्चे भी बहुत ज्यादा खुराक खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी मोटापा आपको वाज़ेह नजर आने लग जाता है। फिर इनएक्टिविटीज, यानी कि आप ऐसा, बास लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनटेक ऑफ फूड ठीक है लेकिन उनकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि बॉडी की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो उन्होंने फूड को इनटेक किया हुआ है वो सही से कंज्यूम नहीं हुई। अगर सही वो कंज्यूम नहीं होगी तो डेफिनेटली जो सरप्लस फूड है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फूड होगी वो स्टोर ही होगी। ओवरस्लीप भी एक्टिविटी को रिड्यूस करती है और इसकी वजह से भी बॉडी के अंदर फैट्स स्टोर हो सकती है। तो इन चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। इन चीजों से हम अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने मोटापे को, ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जेनेटिक काजेस को तो हम किसी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो लेस कैलोरीज ले सकते हैं, हम अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी स्लीप को कंट्रोल कर सकते हैं, इससे हम काफी हद तक ओबेसिटी से बच सकते हैं। ओबेसिटी के हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? क्या ओबेसिटी बजाते खुद सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है या इस एक कोई और प्रॉब्लम भी काज करती है? तो नाज़रीन, ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट डिजीजेस, क्योंकि ये हार्ट के इर्द भी काफी ज्यादा फैट स्टोर हो जाती है और ब्लड के अंदर भी जो फैटी एसिड्स हैं वो ज्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, आर्टरीज वगैरह, वेन्स वगैरह बंद हो सकती हैं। डायबिटीज होने के चांसेस हैं। डायबिटीज जो मोटापे का शिकार होते हैं वो उनमें डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैंसर वगैरह हो सकता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे मसल कैंसर है, स्किन कैंसर है, तो इससे कैंसर के भी ज्यादा चांस हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो जिनकी बॉडी ज्यादा वजनी होती है उनसे चला फिरा कम ही जाता है, जिसकी वजह से वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जोड़ों में दर्द है, ये क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से, जाहिर है वो जो ओवरवेट है वो उसने खुद ही उठाना है, तो जब वो खुद उठाएगा तो डेफिनेटली जो जोड़ हैं, जॉइंट्स के अंदर पेन शुरू हो जाती है। तो ये रिस्क्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं ओबेसिटी। तो इसके अलावा ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मोटापे का शिकार होते हैं वो ओवरऑल दूसरों की नस्ल में, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, ये मतलब हर एक जो मोटापे का शिकार पर्सन है उसकी बात नहीं कर रहा, और एवरेज लोगों की बात कर रहा हूं, उनके वो ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं मोटापे की वजह से, क्योंकि डिसएबिलिटी होती है उनमें, मतलब ये कि उनमें इतनी ज्यादा एक्टिवनेस नहीं होती, वो इतना ज्यादा तेजी से रनिंग में, काम करने में वो इतने, आप कह सकते हैं कि वो फुर्तीले नहीं होते, वो डिसेबल मतलब होते हैं, उनमें इतनी ज्यादा एबिलिटीज नहीं होती जितनी कि एक स्मार्ट एक पर्सन में होती है।
इस तरह से शेम एंड गिल्टी, दे फील शेम एंड गिल्टी। कहीं पे किसी मजलिस में बैठे हैं, किसी जगह में बैठे हैं, तो ऐसे लोग थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं, जैसे इनका कोई कसूर हो, जैसे इन्होंने कोई ऐसा वर्क किया कि जो किसी के सामने नहीं आ सकते। ऐसा ये पॉसिबल होता है, ये भी एक फैक्टर पाया जाता है। सोशल आइसोलेशन, वो दूसरों से अलग ही रहना पसंद करते हैं और उनका ओवरऑल जो वर्क है वो भी कम होता है दूसरों की निस्बत। तो ये एक जो मोटापे के शिकार लोग हैं, ये उनकी एक लाइफ की मैंने क्वालिटीज चंद एक यहाँ पे मेंशन की हैं। जरूरी नहीं है कि ये हर किसी में पाई भी जाती हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि हम इस मोटापे से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या कोई सूटेबल इसका इलाज है। तो आइए देखते हैं हम। बेशुमार आप वीडियोस और लोगों की बातें ये सुनी होगी कि मशरूब पिए, फला चीज़ें करें, डाइटिंग करने लग जाएं, ये करें वो करें, मोटापा ऑटोमेटिक एक हफ्ते में, एक महीने में ये ऐसा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर किसी को मोटापा है और वो डाइटिंग करने लग जाता है या कोई और सप्लीमेंट यूज करता है जिसकी वजह से उसका बॉडी का वेट ओवरऑल सडन से कम हो जाए, लॉस हो जाए, उससे ओवरऑल बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। हम जो लोग अपने जिनका बॉडी का वेट नॉर्मल है वो तो बड़ी आसानी से अपने उसको मेंटेन कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग के जरिए से, और मुनासिब खाना खा के वो कर सकते हैं। लेकिन बेशुमार आपने लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि उनका ठीक ठाक बॉडी वेट है, ओबेसिटी है, लेकिन खाना खाने के बाद वो वॉक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि आप खाना खाने के बाद वॉक करना शुरू कर दें और आपका मोटापा कंट्रोल में हो जाएगा। ऐसा सिर्फ उनके लिए है जो मोटापे का शिकार नहीं है और वो मोटापे का शिकार होने से बचना चाहते हैं। इस वजह से वो खाना खा के वॉक कर रहे हैं ताकि जो खाने की एनर्जी है वो, क्योंकि उन्होंने रात को सोना है तो मैक्सिमम एनर्जी को कंज्यूम करके सोएं। तो जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनके लिए बेहतरीन तरीकाकार क्या है कि वो खाना खाने से पहले वॉक करें, एक्सरसाइज पहले करें। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो भूखे हों, उन्हें खाना उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड हो तो फिर वो एक्सरसाइज करें। इससे क्या होगा कि उनकी जो फैट्स हैं वो डिजॉल्व होना शुरू होंगे, वो उससे एनर्जी उनको मिलना शुरू होगी। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार क्या है? ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको कॉन्स्टेंटली करनी होगी, जो कि एक मोटापे के लिए या जो मोटा पर्सन है उसके लिए तो ये बहुत ही टफ काम है। तो ये फिर भी ये वैसे एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोगों के लिए नहीं है, मोटापे के लिए नहीं है। ये मतलब ये मत समझे कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं ये एक्सरसाइज सिर्फ उन्हीं के लिए जरूरी है, ये हर पर्सन के लिए जरूरी है। आप ये कह लें कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फिर एक्सरसाइज चाहे थोड़ी ही करें लेकिन कॉन्स्टेंटली करें। आपकी लाइफ में ये कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। फिर आपको डाइट प्लान अपना चेंज करना पड़ेगा। आपको फास्ट फूड से तो 100% छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। ज्यादा आप वेजिटेबल्स यूज करें, ज्यादा आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जितना पॉसिबल हो सकते हैं इनका इस्तेमाल करें। इससे ओबेसिटी बहुत जल्दी से कंट्रोल में आ जाएगी। मॉनिटर योर बॉडी वेट। आपके बॉडी का वेट हर वक्त आपको मतलब पता होना चाहिए। विद इन 1 वीक आप उसको मेजर करें कितना है। ये आपकी यानी कि आपका इस तरफ ध्यान होना चाहिए कि आपका बॉडी का जो वेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है या स्टेबल है। ये आपको मेजर करते रहना चाहिए और उसके ऊपर आपको बड़ी ही केयरफुली आपको उसके ऊपर पाबंदी लगानी पड़ेगी। तो बी कंसिस्टेंट। आप इसके अंदर इन चीजों में बहुत रेगुलर हो, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप जो भी काम करना, आपने डिसीजन ले लिया है कि मैंने ऐसा करना है, तो उस पे आप डट जाए। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। कोई किसी किस्म का सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं है। कोई लीमो वाटर पीने की जरूरत नहीं है। कोई भी इस तरह के जो टोटके हैं इनसे बचें। फिर सिर्फ और सिर्फ चंद एक चीजें अपनी जिंदगी में अपना लें और उस पर डट जाए।
आपने ये काम करने ही करने हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अपना बॉडी वेट मेजर करें, आपको उतनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो इस्तेमाल करें और उस पर जमे रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी से छुटकारा मिलेगा। एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी है, हर बंदे को चाहिए कि वो इस एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो नाजरीन, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक सुना, और आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका पैगाम पहुँच सके और वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।